हेलो बच्चों, मैं विष्णुकांति गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से आपको एसएसटी की क्लास देती हूँ। बच्चों, एसएसटी की क्लास में आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। बच्चों, इसके पहले हम आपको पढ़ाने वाले थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा, उसे देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि बेसिक जो इसका बीजारोपण होता है वो फ्रांसीसी क्रांति से होता है। तो मैंने सोचा पहले आपको फ्रांसीसी क्रांति डिटेल में बताई जाए। फ्रांसीसी क्रांति अगर आप समझ जाएंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है वो समझने में आपको आसानी होगी। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति की एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, मेन कारण क्या थे, क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से कि फ्रांस के लोगों ने क्रांति की, फ्रांस के लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़की और लोग सड़क पर उतर आए। देखिए बच्चों, ये क्रांति कोई एक दो दिन में नहीं हो जाती है, इसका बीजारोपण सदियों से होता है, यानी सैकड़ों वर्षों से होता चला आता है, लेकिन लोग उसको सहन करते रहते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल ये समझ लीजिए, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया है और वो शरणार्थी के रूप में आपके घर आया है, और धीरे धीरे वो पहले तो बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो आपके घर के सदस्यों को आपस में एक की बुराई दूसरे से करके, दूसरे की बुराई तीसरे से करके, वो आपस में लड़वाने लगता है एक सदस्य को दूसरे से। तो क्या होता है, पहले तो आपके मम्मी पापा हैं, आपके घर के पेरेंट्स जो भी हैं, वो बर्दाश्त करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है घर का कोई एक मेंबर उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे घर के सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हुआ। फ्रांस में निरंकुशवादिता का शासन था, निरंकुश शासक थे। वहाँ के शासक को उस समय पे जार कहा जाता था। जार निरंकुश शासक होता था, वो अपनी मनमानी करता था, प्रजा के बारे में क्या सही है क्या गलत है इसको सोचे बगैर अपनी मनमानी करता था, जो उसे सही लगता था उसी को करने के लिए आदेश देता था। एक समय ऐसा आया कि राजकोष बिल्कुल खाली था और जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, भूखमरी इतनी ज़्यादा थी, हर एक चीज़ पे टैक्स लगा हुआ था। तो ये सिचुएशन कहाँ से क्रिएट होती है, तो सबसे पहले इसके थोड़ा पीछे हम जाते हैं, दो शासक और पीछे से समझ लेते हैं। उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट होती है लुई 16वें के टाइम पीरियड में, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा जाएंगे तो हमें बेसिक और इसकी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम चलते हैं लुई 14 के टाइम पे। लुई 14 जिसका टाइम पीरियड है 1643 से 1715 तक, ये 5 वर्ष का था, तभी ये शासक बन गया था, और 72 वर्षों से भी ज़्यादा, 72 वर्षों से भी ज़्यादा इसने शासन किया, यानी कि अगर देखा जाए तो आजीवन ये शासक रहा। इसके टाइम पे क्या था, चूंकि वो 5 वर्ष का था, शासन की बागडोर पूरी तरह से तो संभाल नहीं सकता था, तो उसकी माँ उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी, और उसका एक प्रधान मुख्यमंत्री था। शासन की बागडोर उसकी माँ और उस मुख्यमंत्री कार्डिनल जुल्स माजारिन के हाथों में थी। माजारिन बहुत ही कुशल सेना नायक था। तो इन दोनों ने इस पूरी बागडोर को संभाली, और राजा को, जो लुई 16वां था, उसको गद्दी पर बैठाकर इन दोनों ने शासन का संचालन किया। इसके टाइम पे क्या हुआ, इसके शासनकाल में कई बार युद्ध हुए, जिससे राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया। बच्चों, जब युद्ध होता है, किसी भी देश का एक दूसरे देश से युद्ध होता है, तो बहुत सारा खर्च उस पर आता है, बहुत सारे गोला बारूद बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि इतना सारा धन जो है वो युद्धों में व्यय हो गया, जिसकी वजह से कि राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया। बच्चों, इसके बाद देखते हैं 1661 में माजारिन का देहांत हो जाता है। 1661 में 1661 में माजारिन जो उनके मंत्री थे उनका देहांत हो जाता है। उस टाइम राजा की एज क्या होती है, 23 वर्ष। 23 वर्ष के हो जाते हैं राजा उस टाइम तक। तो राजा के अंदर इतनी समझ डेवलप हो जाती है, राजा स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद फिर वो अपने शासन को, अपने राज्य को अपने अनुसार चलाते हैं। इसके बाद आता है लुई 15 का शासनकाल। लुई 15 1715 से 1774 तक शासन किया इन्होंने, और 1715 से 1715 से 1774 तक उन्होंने शासन किया। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इनके शासनकाल में इंग्लैंड के साथ
7 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड के साथ 7 वर्षों तक, यानी 7 वर्षों तक कंटिन्यू युद्ध चलता रहा। तो अब इसमें क्या हुआ, जब 7 वर्षों तक कंटिन्यू युद्ध चला तो राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया। बस थोड़ा बहुत बचा हुआ था जो किसी बड़े काम को करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो राजकोष खाली हो गया था। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में लुई 16वें का शासनकाल आता है। लुई 16वां गद्दी पर बैठता है। उस टाइम पे राजकोष में कुछ भी धन नहीं था। अगर कहा जाए तो पूरे राजकोष में अगर देखा जाए तो 2 या 3% धन रहा होगा। तो उससे क्या होने वाला है, प्रजा पूरी तरह से भूखों मर रही थी। तो ये सिचुएशन बहुत ही खराब थी जब लुई 16वें का शासनकाल आता है। 1774 से 1789 तक जब लुई 16वें का शासनकाल आता है, 1774 से 1789 तक जब लुई 16वें का शासन आता है, तो वो राजकोष को देखता पूरी तरह से खाली है। और देखा जाए तो लुई 16वां जो है बहुत ही अयोग्य शासक था। वो पूरी तरह से अपनी माँ के निर्णयों पर आधारित होता था। और उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो वो उसकी पत्नी जो है मैरी एंटोनेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ जब उसकी शादी होती है तो मैरी एंटोनेट जो थी वो शासन का संचालन करती। उसके सलाह मशविरा से ही राजा कोई निर्णय ले पाते थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो शासन का निर्णय लेने में राजा काफी असक्षम था। उसकी माँ और पत्नी का पूरी तरह से प्रभाव उसके शासनकाल में रहता था। तो बच्चों देखें, उस टाइम पे जब राजकोष पूरी तरह से खाली था तो जो बास्तिल का किला था जहाँ पे राजा रहा करता था, वो ज्यादातर धन जो है उसकी मरम्मत में, शानो शौकत में, उसमें व्यय करता था। प्रजा में क्या हो रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं होता था। अब जब प्रजा में आक्रोश तो भड़केगा जब राजा प्रजा के लिए कुछ करेगा ही नहीं, तो प्रजा उसको टैक्स क्यों देगी। और टैक्स का भार निम्न वर्ग पे था। उस टाइम पे 3 स्टेट के लोग रहते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो जो कर का जो टैक्स का जो भार था वो थर्ड स्टेट के लोगों के अंदर के ऊपर था, यानी कृषक समाज के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, वो कर यानी टैक्स देते थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे वो कर से पूरी तरह से मुक्त थे। फर्स्ट सेकेंड स्टेट में पादरी और उच्च कुलीन वर्ग आते थे जो टैक्स उनको बिल्कुल नहीं देना पड़ता था। टैक्स का भार थर्ड स्टेट के लोगों पे होता था और टैक्स का भार थर्ड स्टेट के लोग वहन करते थे। थर्ड स्टेट में कौन कौन, जैसे शिक्षक यानी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग आते थे और निम्न वर्ग के लोग आते थे। इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, और इनकी आमदनी का जरिया उतना अच्छा नहीं था, खेती किसानी करने वाले लोग होते थे। मध्यम वर्ग के लोग शिक्षित थे, लेकिन पैसा उनके पास होता था, बहुत होता था, लेकिन उन्हें कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। उनको शासन पे कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था उनके पास। तो इस प्रकार की सिचुएशन थी, यानी समाज पूरी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड था। अगर देखा जाए तो समाज पूरी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट कर मुक्त था, और थर्ड स्टेट से इतना ज्यादा कर लिया जाता था। जब राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया तो कर टैक्स और ज्यादा लोगों पे बढ़ा दिया गया। खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगा दिया गया। और खाने पीने की चीजों में उस टाइम का प्रचलित एक भोज्य पदार्थ था पाव रोटी। पाव रोटी पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि लोगों को खाने का अपना पेट भरना बहुत मुश्किल होने लगा। ऐसे सिचुएशन में लोगों ने बास्तिल का किला जो था वहाँ राजमहल को घेर लिया लोगों ने, और उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग को राजा के सामने रखेंगे तो राजा हमारी मांग को जरूर मानेंगे। जब महारानी के सामने यानी मैरी एंटोनेट के पास जब ये बात, इसकी खबर पहुंचती है, तो मैरी एंटोनेट कहती है क्या इन लोगों को, यानी वो इतनी लोगों से दूर थी, इतनी उसको वहां तक पहुंच नहीं थी रानी की, महारानी की, कि वो समझ पाती कि लोग पाव रोटी के लिए क्यों, वो कहती है कि पाव रोटी के लिए लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना उतावले क्यों हो रहे हैं, क्या इनको केक अच्छा नहीं लगता। यानी कि उसको पता ही नहीं था कि पाव रोटी, इतना नमक रोटी जैसा भोज्य पदार्थ था, वो भी इतना मुश्किल से उन लोगों को मिल रहा था। लोग भूखों के मारे मर रहे थे। तो उस टाइम पे जब सिचुएशन ऐसी थी तो लोग
जनहित के कार्य में राजा पैसा कहाँ से खर्च कर पाता, यानी स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, कुआं बावड़ी राजा कहाँ से बनवा पाता। जब जनता का पेट भरने के लिए उसके राजकोष में धन नहीं है, उस टाइम पे ऐसा अकाल भी आ गया था। तो जब जनता के पास, राजा के पास इतना धन नहीं कि जनता का पेट भर सके, तो वो जनहित के कार्य कहाँ से कर पाए। जनहित के कार्य वो कर नहीं पा रहा था। तो लोगों के अंदर, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनके अंदर इतना ज़्यादा आक्रोश भड़क गया और वो जाकर के बास्तिल के किले को घेर लिए। बास्तिल के किले को घेर लिया। वहाँ पे 6-7 कैदी जो बंद थे उनको छोड़ दिया गया और राजा को बंदी बना लिया गया। कुछ टाइम तक राजा बंदी रहता है, उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और निरंकुशवादिता का जो शासन था, राजा जो निरंकुश हुआ करता था, राजा को उस टाइम पे जार कहा जाता था, जो निरंकुश राजा हुआ करता था, उससे उस प्रजा को मुक्ति मिल गई। बच्चों, इसके बाद फिर देखते हैं प्रजा को मुक्ति मिल जाती है। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति में अब आप आगे पढ़ेंगे। इसके बाद 14 जुलाई 1789 की क्रांति सफल हो जाती है। 14 जुलाई 1789 में राजा को कैद कर लिया जाता है और कुछ दिन के बाद उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। तो ये उस टाइम पे 14 जुलाई 1789 की क्रांति जो है वो सफल हो जाती है, चूंकि वहाँ के बंदियों को भी छुड़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली का गठन किया जाता है। नेशनल असेंबली का गठन किया जाता है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना जागृत की। सामूहिक पहचान की भावना जागृत करना शुरू कर दिया। यूरोपीय छात्रों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने सेना के लोगों को किस प्रकार से मदद की। हर संभव सेना को मदद करना शुरू किया। शिक्षित मध्यम वर्ग, शिक्षक वर्ग, छात्र सब मिलकर के क्रांतिकारी जो सेना थी उनकी मदद की। इसके बाद फिर क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना किस प्रकार से जागृत होती है। अपने आप नहीं जागृत हो जाती है, लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया इसके लिए। तो जैसे फ्रांस के लोगों में पितृभूमि, नागरिक जैसे विचारों की भावना जगाई लोगों के अंदर। किस प्रकार से फ्रांस के लोगों के अंदर जगाई कि ये भूमि तुम्हारी है, तुम्हारे पास होनी चाहिए, इसका मालिकाना हक आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप इस भूमि के मालिक हैं, ये आपकी पैतृक भूमि है। इस प्रकार से कह करके वहाँ के नागरिकों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाया। उसके बाद क्या हुआ, नए झंडे का चुनाव किया। नया झंडा, जो कि नया झंडा एक नए जोश, आक्रोश को बढ़ाता है, तो नए झंडे का चुनाव किया गया। स्टेट जनरल का सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनाव किया गया, जिसका नाम असेंबली रखा गया। जिसका नाम स्टेट जनरल का सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनाव किया गया, जिसका नाम उन्होंने असेंबली रखा। शहीदों का गुणगान किया गया, जैसे हमारे देश में भी होता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे दिन आते हैं, वैसे तो हम रोज हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे दिन होते हैं जिनमें शहीदों का बहुत ही सभी लोग गुणगान करते हैं। स्तुतियाँ छापी गई, पेपरों में निकाली गई, कवियों के द्वारा लोगों के अंदर, शिक्षक वर्ग के अंदर कवियों ने राष्ट्र के प्रति ऐसे गुणगान किए, राष्ट्र के प्रति ऐसे प्रेम भावना को जगाया, जिससे कि राष्ट्र के प्रति जिससे कि लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। इसके बाद क्या हुआ, और ऐसे अनेक कार्य किए गए। इस प्रकार के कलाकारों द्वारा ऐसे नाटक पेश किए गए, नुक्कड़ नाटक पेश किए गए, जिससे कि लोगों के अंदर एक भावना का विकास हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास हो। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था हो, पूरे देश में एक जैसा शासन हो, तो इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। देश के अंदर ही छोटी छोटी ऐसे स्टेट हुआ करते थे कि एक स्टेट से दूसरे, जैसे हमारे यहाँ हम कोई उत्तर प्रदेश से कोई सामान अगर हमें केरला ले जाना है, तो बीच में कई ऐसे स्टेट आएंगे जहाँ की उसको शुल्क देना पड़ेगा, उस सामान के लिए उसको शुल्क देना पड़ेगा। तो इस प्रकार देश के अंदर जो आयात निर्यात शुल्क था उसको समाप्त कर दिया गया
और भार नापने की बहुत सारी इकाइयां थी, कहीं औंस था, कहीं पाउंड था। तो इस प्रकार की बहुत सारी इकाइयां थी, लगभग 30 प्रकार की, भार मापने की 30 प्रकार की इकाइयां थी, जिसको कि 2 प्रकार की इकाइयों में कन्वर्ट कर दिया गया कि वहाँ एक समान इकाई होगी, यानी 2 इकाइयों में कन्वर्ट कर दिया गया, 2 इकाइयां होंगी, उससे ज्यादा भार मापने की इकाई नहीं होगी। इससे क्या दुविधा होती थी, लोगों के अंदर एक दुविधा होती थी कि अगर हम कोई चावल लेने जा रहे हैं जैसे, तो हमारे इस प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में अगर वो चावल 1 किलो चावल कितना सा मिलेगा, और कहीं दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ वही 1 किलो चावल इतना सारा मिल जाए। तो कहने का मतलब अलग अलग जो भार मापने की इकाई थी उसको एक समान कर दिया गया। रुकना है। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य क्या थे, इस बात को आप समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य क्या थे? तो पहला इसमें है यूरोप के अन्य राष्ट्रों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना। यूरोप के जो, और इसके उद्देश्य क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति को सिर्फ अपने राज्य को स्वतंत्र नहीं कराना था, इसके उद्देश्य और भी बढ़ गए थे। क्योंकि जब इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करा लिया, प्रजा खुशहाल रहने लगी, तो इनके उद्देश्य बढ़ गए। अब इनके उद्देश्य बढ़े तो इन्होंने यूरोप के अन्य देशों में जहाँ जहाँ निरंकुशवादिता का शासन था, निरंकुश शासक थे, उन निरंकुश शासकों से अन्य देशों को भी उन्होंने आजाद कराया। उसके बाद अन्य देशों में प्रवेश किया, यूरोप के अन्य देशों में प्रवेश किया, और छात्रों, अन्य शिक्षित वर्गों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब एक ऐसा हाउस हुआ करता था जहाँ पर छात्र शिक्षित वर्ग इकट्ठा होते थे। वहाँ पर जो फ्रांस के सैनिक होते थे, फ्रांस के क्रांतिकारी जो थे, वो जाते थे और वहाँ पर ये छात्र शिक्षित वर्ग जो थे इनकी हर संभव मदद करते थे इनकी। अब जब देश का कोई व्यक्ति मदद करेगा तो वो देश में क्या ऐसी कमजोरी है, चीज़ों को समझने में उसे सुविधा होगी और वो आसानी से अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैकोबिन क्लब में जो फ्रांस के लोग यहाँ से जाते थे, क्रांतिकारी यहाँ से जाते थे, सैनिक जाते थे, वो जैकोबिन क्लब में रुकते थे और उस देश के जिस देश में जाया करते थे उस देश के शिक्षित वर्ग, छात्र छात्राएं सब वहाँ पर जाकर के उनकी हेल्प करती थी, हर संभव उनकी सहायता करती थी। उसके बाद जिससे फ्रेंच सेना 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम और इटली के क्षेत्रों में गई और वहाँ पे निरंकुश शासक से वहाँ की जनता को आज़ाद कराया। फिर जब आज़ाद करा दिया तो जनता वहाँ की खुश हो गई और कहते हैं कि वो जो सैनिक थे जिन्होंने उनके देश को आज़ाद कराया था, उन सैनिकों के पैर कमल के फूल की पत्तियां, पंखुड़ियों को डाल करके उनके पैरों को धुला था। इतना खुश हो गए थे वहाँ के लोग। और जब खुश हो जाएंगे, किसी भी देश को अगर वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टता से जूझ रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसको अगर उसका घर वापस दिला दोगे तो वो आदमी खुश तो होगा ही। यही कुछ सिचुएशन थी। जब वो वहाँ के लोग खुश हो गए तो अगर इतनी बड़ी चीज़ उनको हासिल हो जाएगी तो अगर आप छोटा सा एक कोना मांगोगे तो वो बहुत ही आसानी से दे देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके बाद फिर क्या होता है, 1857 में नागरिक संहिता लागू होती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने, चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा महान व्यक्तित्व था, महान सैनिक था, जो कि 24 वर्ष की उम्र में ही वो सेनानायक बन गया था और कुछ ही समय में उसने फ्रांस की सत्ता को संभाला था। तो फ्रांस की सत्ता को संभाला था तो उसकी नागरिक संहिता में क्या क्या बातें थी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या बातें थी, जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार लोगों को मिले हुए थे कि यानी कुलीन वर्ग में अगर उनका जन्म हो गया तो विशेषाधिकार उनको जन्म से ही मिल जाते थे, तो उन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर अधिकार मिलेंगे, किसी को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। यानी कि जिसका खेत है मालिकाना हक उसी का होगा, ये नहीं कि खेत किसी और का है और नौकर बुला करके उस पे काम करवाया जाए, तो इस प्रकार से नहीं, मालिकाना हक उसी का होगा जो उस जमीन पे कार्य करेगा। इसके बाद फिर है डच, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभाजन जो था उसको समाप्त किया गया।
इन देशों में प्रशासनिक छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रशासनिक विभाजन अलग अलग प्रकार का शासन था वहां पे, उसको समाप्त करके एक शासन की व्यवस्था की गई, एक प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई। इसके बाद फिर है सामंती व्यवस्था की समाप्ति। सामंती व्यवस्था जो राजशाही व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, जनतंत्र का वहां पे शासन लागू किया गया। इसके बाद फिर क्या है, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से आजादी दिलाई। किसान जो लोग थे उनको भूमि के दास हैं, भूमि के दासत्व से उनको मुक्ति दिलाई। उसके बाद क्या था, जागीरदारी शुल्कों से, अगर लोगों के पास जमीन है तो उनको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, बेचारे परेशान हो जाया करते थे, तो उन शुल्कों से, कुछ शुल्क को छोड़ करके बाकी सभी शुल्कों से उनको मुक्ति दिला दी गई। उसके बाद पूरे देश में एक प्रकार की मुद्रा का प्रचलन कर दिया गया, जो कि उस समय पे 30 या 35 प्रकार की मुद्राएं हुआ करती थी, उनसे मुक्ति दिला करके सिर्फ 2 प्रकार की मुद्रा वहां पे चलाई गई। तो सिर्फ एक प्रकार की मुद्रा चलाई गई, तो एक प्रकार की एक मुद्रा का प्रचलन पूरे देश में किया गया। कारीगरों के श्रेणी संघों में नियंत्रण जो लगा हुआ था कि कारीगर अगर श्रेणी संघ में जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो जगह जगह उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो उन सभी टैक्सों से कारीगरों के श्रेणी संघों से के ऊपर जो टैक्स लगे हुए थे, जो नियंत्रण लगा हुआ था कि यहाँ से वहां जा नहीं सकते। अब जैसे हमारा ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही व्यापार करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो लोग कितना परेशान होंगे। तो ये नियंत्रण था कि जो जिस क्षेत्र में है वही रहेगा, इसके अदरवाइज वो व्यापार नहीं कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे यानी दूसरे क्षेत्र में वो जा नहीं सकता। तो इस प्रकार का जो नियंत्रण लगा हुआ था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त कर दिया। और कुछ टाइम तक नेपोलियन बोनापार्ट इतना ज्यादा प्रभावित उसका शासन था, कुछ टाइम के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि यह तो हमारे देश में हुकूमत करने लगे हैं, अपनी मनमानी करने लगे हैं और जबरदस्ती सेना में लोगों को भर्ती किया जाने लगा। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिससे जनता वहां की परेशान होने लगी। और वाटरलू की लड़ाई 1815 में होती है, जिसमें सभी देश एक साथ हो जाते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।